श्री रामपुर शिरडी काफ़ी अच्छा प्लेस है। एग्रीकल्चर तो वहाँ पर अच्छा ही हो रहा है। मैंने यहाँ तक सुना था पैसा लगता है। 50-100 एकड़ वाले किसान भी जा रहे हैं रेंट पे लेकर के भी हाँ कर रहे कर हैं। रहे हैं। स्टेट फार्मिंग की 13-14 हज़ार एकड़ जमीन है थोड़ी ऐसी। हाँ मैंने वो सुना रेंट था। पे वहाँ दे पर रहे एक कोई दिल्ली वाले हैं जिनके पास हमारे पौधे गए हैं, करीब 30,000 पौधे गए हैं श्री रामपुर में। नांदूर खंडाला में कर लो। बाकी आप कहाँ से हैं? शिरपुर शिरपुर। आप लोग कहाँ से? रावेर। भैया जयपुर से हैं। बाम्बू के लिए आए थे ये, कुछ बाम्बू प्लांट कर रहे हैं। नमस्ते। आइए। लगा लो इधर लगा लो। कहाँ से हैं आप लोग? कर्नाटक। अच्छा कर्नाटक से आप आए? इधर से। ये कोल्हापुर से किधर है ये? ये इधर आता है, इधर Opposite है? लातूर नांदेड़। लातूर नांदेड़। नांदेड़ से कितना है? नांदेड़ से 1.5 किलोमीटर आता है। 150। किस पर्पस के लिए आप निकले हैं यहाँ पर आने? किस चीज़ के लिए आए? बाम्बू फार्मिंग के लिए। अच्छा आज 2 यूनिट है बाम्बू के लिए। भैया भी जयपुर से हैं, बाम्बू के लिए आए हैं। बाकी आप लोग शायद सब केले के लिए आए हैं। कर लो राउंड बना लो, डीप कर लो थोड़ा सा। सबका विजिट हो गया ना रेवा का यहाँ का? आप लोग जिस उद्देश्य से आए हैं, आप अगर आपके कुछ क्वेश्चन मुझे देंगे तो शायद हम चर्चा और व्यवस्थित आगे बढ़ा पाएंगे। हम शुरुआत करते हैं केले वालों से। एक्चुअली ये मैंने किसान दरबार इसलिए चालू किया है कि पूरे हिंदुस्तान से अब मेरे पास फ़ोन का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो किसानों में एरर आता है कि भैया आप फ़ोन अटेंड नहीं करते हो या व्हाट्सअप का जवाब नहीं देते हो। अभी मैं आपके साथ मीटिंग में हूँ तो ये सारे व्हाट्सअप रुक जाएंगे, और जब मैं ओपन करूँगा तो शायद 1 घंटे पहले किसी ने व्हाट्सअप डाला होगा तो वो कहीं नीचे चले जाएगा। आज का मेरे व्हाट्सअप पर ट्रैफिक है लगभग 40,000 SMS का 24 घंटे में। बहुत सारे किसानों ने ग्रुप वन में भी मुझे जोड़ रखा है, तो ग्रुप में भी आता है तब वो तो स्क्रॉल होते ही रहता है। और काफ़ी किसानों के क्वेश्चन हैं जो मुझे लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए ये फिक्स किया कि रविवार किसान दरबार रखेंगे हम। आप लोगों जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं, केले किसान वाले, आप किस चीज़ को लेकर आए हैं और क्या हमसे सीखना समझना है आपको? आपके क्वेश्चन मुझे दीजिए, किस चीज़ के लिए आप आए हैं? केले की फार्मिंग कैसी करें, फर्टिगेशन से, प्रोमशागत से बराबर, स्टार्ट कैसा करें? ठीक है। हम नए फार्मर है किस केले आपने केला अभी तक किया नहीं? नहीं किया है, किया है। 5-6 साल से कर रहे हैं, लेकिन 6 जितना साल चाहिए, से कर रहे हैं? हाँ ओके। 6 साल, लेकिन जितना चाहिए उतना एवरेज ही बैठता है। एवरेज में कम करता है। हम्म। सिरपुर में तो काफ़ी हो रहा है केला। हाँ, बहुत है। सिरपुर महाराष्ट्र में काफ़ी है। ठीक है, और किसी के कोई प्रश्न है? हमारा ऐसा सर 70-30 फार्मिंग में एक बार प्लांटेशन करके बार बार उसको काटना है। कंटिन्यू आपको कटिंग लेनी है उसकी। कटिंग जैसे लेनी है। आज के तारीख में हम सिर्फ टूनी ले रहे हैं, ओके, सिंगल प्लांटेशन, फिर उसके बाद पिलवा। ठीक वो है। बार बार जो 8 से 10 बार चले, उस बार ओके। केले में और है किसी का प्रश्न भाई? हम केले में बिल्कुल नए हैं, अच्छा। यानी हमें केला लगाना ट्राई करना है। अभी तक हमने केला बिल्कुल किया नहीं है। हम अनार करते थे, ओके। हम प्याज करते थे, बाकी सब करते थे, लेकिन अभी बहुत ऐसा दिक्कतें आ पकड़ना रही है, इसलिए अभी हमें केले यहाँ में बंद जाने हो का है, जाएगा। प्लांटेशन करना है केले का। तो हमें शुरुआत से ही जानकारी चाहिए, और शुरुआत में ही हमको पता चला कि आपके यहाँ से जो नई टेक्निक आपने 70-30 फार्मिंग 30 फार्मिंग ओके। जो है, उसमें अगर जाएंगे तो अच्छा खासा बेनिफिट हमको मिल सकता है। बराबर। वो समझना है कि क्या है 70-30। दूसरी बात, आपका जो रेसिड्यू फ्री कंसेप्ट है, हम सुनते आ रहे हैं कि केले को खाने के लिए बहुत चाहिए, हाँ और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं डालना है उसमें, फिर भी प्रोडक्शन आ रहा है, तो वो चीज़ हमें समझनी है। ओके, ठीक है।
और किसी के प्रश्न हैं केले में लेकर के? वही प्रश्न है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है आप लोगों के। और जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद श्रीरामपुर शुरुआत हो रही केले की, लेकिन बाकी सिरपुर और आपका रावेर तो ये गढ़ है केलों के लिए। मतलब मैं जानता हूँ जहाँ तक कि रावेर में तो पिछले 100 साल से केला हो रहा है, सिरपुर में भी ऑलरेडी हो ही रहा है। ये जो ताप्ती का किनारा है ये अपने आप में परफेक्ट है। केले में आज तक हिंदुस्तान में हुआ क्या है, जो आपके क्वेश्चन है इसको मैं ऐड भी करते जाऊंगा। भैया जैसे 6 साल से लगा रहे हैं, लेकिन आज प्रश्न है उनका कि हम कैसे केला लगाएं और क्या शुरुआत करें। तो ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर प्रोग्राम में गड़बड़ी है, डीएनए में दिक्कत है। ये जो सिखा रहे हैं ना किसान को, सिखाने की जो क्या बोल सकते हैं उसको, सिखाने की जो प्रोग्रामिंग है उसमें दिक्कत है कि किसान तक वो बात ही नहीं जा रही है जो किसान को चाहिए। हम पिछले 100 साल से जिस क्षेत्र में केला कर रहे हैं और 100 साल के बाद आज वहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं केला कैसे लगाऊं या क्या ग्राफ रखूं, ये भी उसमें ही आता है कि मैं तैयारी कैसे करूं और लगाऊं कैसे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में, जो गवर्नमेंट भी कर रहा है वो भी, या जो उस क्षेत्र में जो केले के गाइडलाइन मेकर होंगे उनके लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रोग्राम है कि अभी तक किसान को हम इतना टच नहीं कर पाए कि वो ग्राफ क्या ले और जो केला है उसको कैसे आगे हैंडल करें। डीएनए प्रोग्राम गड़बड़ है। इसके लिए एक तो चीज मैं बतलाऊंगा आपको कि यूट्यूब पर आप लोग एक वहां पर सब्सक्राइब करके इकट्ठे रहो। यूट्यूब पर मुझे जहां तक लगता है केले को लेकर के मैंने A to Z प्रोग्राम डाल रखा है। लगभग आज की तारीख में 1521 वीडियो हैं। आज अगर हम सितंबर की बात करें, नवंबर की, तो 1521 वीडियो है, जिसमें एक वीडियो आपको केले को समझना है तो केले के लिए है 939 वीडियो का नंबर है, 939 केला खेती शुरुआत से अंत तक, ये उसका शीर्षक है। और 70-30 भी जो आपको समझना है उसके लिए एक वीडियो नंबर है 999 नंबर है वीडियो का, और उसका शीर्षक है 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती। जो हालांकि मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि ये पूरे हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को बदलना शुरू कर दिया है इसने। किसान की नीड क्या है जो आप सबकी है, मैं भी फार्मर हूं इसलिए समझ पा रहा हूं कि खर्च कितना कम से कम हो सके और हम हमारे उत्पादन को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। जैसे अभी तक जो हो रहा है ना, ये ऐसा हाईटेक खेती होने पर क्या हुआ है, खर्च और उत्पादन लगभग सिमिलर हो गया है। एक कांटे की टक्कर है कि थोड़ा बहुत ऊपर निकला उत्पादन या नीचे गया तो हमारा दम निकलता है। फंक्शन हम कर नहीं सकते, कहीं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, गड्ढा हो जाता है, ब्याज भरना पड़ता है। थोड़ा सा ऊपर गया तो केवल दाल रोटी चलती है। खर्चे इतने बढ़ गए हाईटेक खेती से। तो ओरिजिनल खेती होना क्या चाहिए, ये शायद हम टच करना छूट गया है हमसे। और उसका मेन कारण आता है, ओरिजिनल खेती जो करना हमसे छूट गया है उसका मेन कारण आता है हमारी एग्रीकल्चर को सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर नहीं बनाया है, एकदम सरलतम नहीं बनाया जो किसान तक टच हो। जैसे भैया जो हैं आप जयपुर से हैं और ये बीएससी एग्री कर रहे हैं, एजुकेशन हो गया है इनका, लेकिन आज अगर मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर मतलब किताबी ज्ञान में हम समझेंगे कि भैया को सारा पता है, खेती कर लेंगे। लेकिन जितने बीएससी एग्री निकल रहे हैं कॉलेजों से 99% खेती करने जाते ही नहीं है, होती ही नहीं है। गए तो सक्सेस होते नहीं है, तो वो कहीं जॉब ढूंढते हैं। ये हकीकत है। अगर मैं भैया को पूछूं कि भैया आ जाओ, आपने किस फील्ड में किया है, कौन सा आपका था विषय एग्रीकल्चर में, पर्टिकुलर कोई फसल था? बीएससी में तो पर्टिकुलर कुछ था नहीं, सभी के ऊपर ऑलराउंड थोड़ा ऑलराउंड था। हाँ। अब उसमें मैं बात करूं कि आप कहाँ रहते हैं? राजस्थान, जयपुर। जयपुर के अंदर। जयपुर में कौन सी मेन फसल है? जयपुर के अंदर प्रॉपर तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादातर
ट्रेडिशनली काम करते हैं, गेहूं कर लेते हैं, गेहूं सरसों तो कर लेते सबके डीएनए में है, उसको भोजन खाना ही पड़ेगा। गेहूं, सरसों तो कर गेहूं की हम बात करें कि हैं, बाकी सब्जियां कर लेते हैं। हाँ, उदाहरण में दे रहा हूँ, ऐसे मतलब आपको टच नहीं कर रहा हूँ, आप इत्तेफाक हो कि बैठे हुए यहाँ पर। आपने एग्रीकल्चर पास आउट करके घर पे आए, अब आपके पापा की एक ही उम्मीद है कि मैंने बच्चे को 3 साल पैसा भी लगाया है और एग्रीकल्चर ही कराया है, जो सॉरी 4 साल पैसा लगाया है, प्लस वो 6 साल पकड़ो। 6 साल लगा दिया बच्चे में, ये पापा ही है उनके, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं 11वीं 12वीं हाँ 11 11वीं और 12वीं 4 ये और और 4 MSc कराऊं तो 2 साल और चाहिए अभी। ठीक है। 6 साल लगाने के बाद, 6 साल पैसा लगाने के बाद सबसे पहली छोटी रिक्वायरमेंट कि इतना पढ़ के आया है तो गेहूं में कैसे लगाऊं और क्या उसमें डालूं। और जो अभी तक मेरे क्षेत्र में गेहूं हो रहा है, मतलब मैं इनकी भाषा बोल रहा हूं, जयपुर में जो गेहूं हो रहा है कि 15 कुंटल एकड़ पे या 18 कुंटल पका रहे हैं, तो क्या आप एग्रीकल्चर करके आया हो तो किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा हो सकता है गेहूं में? तो शायद भैया को अभी 1 साल लगेगा, क्योंकि अब इनको खेत में जाना पड़ेगा। किताबी ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि गेहूं किस तरीके से बोना है, उसमें खर्च किस तरीके से कम करना है और उत्पादन किस तरीके से बढ़ाना है। किताबी ज्ञान में यह है कि गेहूं की इतनी वैरायटी होती है, ये आपके राजस्थान क्षेत्र में अच्छी होगी और इनको इतना इतना एनपीके लगेगा, ऐसा होगा किताबी ज्ञान में। ये नहीं होगा कि आपके राजस्थान में आपके पड़ोस के खेत में मिट्टी पीली है कि काली है तो उसको क्या चाहिए। पानी आपके राजस्थान में जयपुर में कितने टीडीएस का है तो उसको गेहूं को ये होगा कि गेहूं को इतने टीडीएस का चाहिए। ये नहीं होगा कि वहां इतने टीडीएस का है तो उसको कैसे कन्वर्ट करके उसको दें। ये मूलभूत डीएनए गड़बड़ है। एग्रीकल्चर करके जो निकलता है उससे भी खेत में जाकर खेती नहीं होती है, उसको भी एटलीस्ट 1 साल कम से कम समर्पण रूप से देना है खेत में, या 2 से 3 साल देना है तो होगा। जैसे ये बांस के लिए आए हैं, तो अभी मेरे को द्वारका में 1000 एकड़ का बांस लगाना है, तो मैंने इनको क्या बोला, आप 20 एकड़ का बांस लगाना चाहते हो ना, आपका बच्चा एग्रीकल्चर करके आया है, तो मैं जो द्वारका में लगा रहा हूँ, अभी दिवाली के बाद 150 एकड़ लगेगा, तो इनको 2 दिन के लिए भेजूंगा। मैं कितना ही बोलूं कि ऐसा गड्ढा कर लो ना, ऐसा लगा दो, वो नहीं हो सकता आपके खेत में। आप जहां लग रहा है वहां खड़े होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, पानी कैसे देना है, गड्ढा कैसे करना है, कैसे लगाना है, तो फिर आप आकर 20 एकड़ आपके मन से बिना किसी के पूछे कर पाओ। तो यही हिंदुस्तान में हो रहा है आज तक और इसको बदलना है। मैंने खुद ने एग्रीकल्चर किया नहीं है, लेकिन आप जैसे मित्र सीखने को आ रहे हैं। और अभी तो रिलायंस के हम जो रिलायंस सल्फर निकाल रही है, रिलायंस के हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हम उनको टेक्निकल एडवाइस करते हैं कि कौन सी खेती में क्या होगा। एज ए बी किसान कंसल्टेंट है रिलायंस के लिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ। भारत पेट्रोलियम एक किसानों के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल निकालते हैं, तो वहां हमारी बी किसान की ट्रेनिंग जाती है। इतनी बड़ी कंपनियों ने हमसे एमओयू साइन किया है, वो ये समझ गए हैं कि ग्राउंड पे क्या करना है। रिलायंस का एक है रिलायंस फाउंडेशन, जो किसानों के लिए रूरल एरिया में काम करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो एग्रोनॉमिस्ट भेजती है और किसान पाठशाला या बी किसान जो एग्रोनॉमी पर चल रहा है, इसमें दोनों में फर्क है। मैंने एग्रीकल्चर किया नहीं है, मैंने 19-20 में एग्रीकल्चर पढ़ाई करी। अभी 20 चल रहा है मेरा। अप्रैल में मई में मेरा सर्टिफिकेशन आया, 62.2% है मेरा उसमें, लेकिन अभी किया है। मैं खेती किसानी 2006 से किसानों के बीच में रम रहा हूँ। ग्रेजुएशन है डिप्लोमा? हाँ, डिप्लोमा। उसमें ये क्यों लिया मैंने, जब मुझे कोई पूछते हैं बलराम भाई आपका एजुकेशन क्या है, जब पूरा लेक्चर खत्म होता है ना, बड़े बड़े टेक्नीशियन बैठते हैं उनके सामने, तो फिर मैं बतलाता हूँ भैया 12वीं की एग्जाम देने नहीं गया। तो उनको ऐसा लगता है यार मैं गलत जगह सीखने तो नहीं आ गया, लेकिन उसकी किताब जो भरी है नोट्स की, वो तो सब सही है। तो है ना। अभी मेरे को सिग्नेचर जो चाहिए, इसके लिए मैंने एग्रीकल्चर किया है। खेती करने के लिए एग्रीकल्चर की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि सॉइल, जो मिट्टी का नाम हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में दिया है, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, SOIL, सॉइल। पूरा हिंदी में मतलब इसका होता है अनंत जीवों की आत्मा। ये नाम इजराइल में नहीं है। इजराइल में सॉइल नहीं बोलते, वो मिट्टी बोलेंगे, मृदा बोलेंगे, वो जो उनको बोलना है। सॉइल नाम हिंदुस्तान में है।
अनंत जीवों की आत्मा। और इस टैगलाइन को लेकर के यहाँ के सारी कंपनियां फर्टिलाइजर निर्मित करती है। इस टैगलाइन को लेकर के यहाँ के सारे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर निर्मित होते हैं और एग्रीकल्चर यहाँ इसी टैगलाइन को लेकर के हो रही थी पहले भी। और इस टाइप का होता है, जैसे डीएपी आपने लिया गवर्नमेंट से, आपने सोसाइटी से डीएपी लिया, डाई अमोनियम फास्फेट 1846, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, खेत में आज डाला तो 20 से 25 दिन उसको कन्वर्जन के लगेंगे और अगले 90 दिन तक लगता रहेगा। क्योंकि पुराना जो रिसर्च था उसमें ये फिक्स है कि मिट्टी में जीवंत है। जीवंत मतलब भारत की मिट्टी जीवित है, मतलब वहां पर बैक्टीरिया अनंत मात्रा में है। सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। हम जहां बैठे हैं इसको निकालेंगे, लैब टेस्ट करेंगे तो अनंत बैक्टीरियाज हैं। तो जो डीएपी आया वो बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया, फर्मेंटेशन उसका किया, उसका सरफेक्टेंट तोड़ा और पौधे को खिलाने लायक बनाया। ये फॉर्मेट है हमारे हिंदुस्तान की खेती का। अभी किसान और हिंदुस्तान पूरा हाईटेक हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें आता जाएगा। ड्रिप आया, ड्रिप के बाद वाटर सॉल्युबल आया, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बाढ़ आ गई। मैं अगर कहूं कि ड्रिप आया अपने पास 2000 के आगे पीछे हिंदुस्तान में, ठीक है, कहीं कहीं कुछ कुछ था। लार्ज स्केल पर 2000, 2002, 2003 के बाद स्पीड बढ़ी, 4 से ड्रिप की स्पीड बढ़ी हिंदुस्तान में। तो 2000 के पहले भी आपके यहाँ खेती हो रही होगी। उसमें अगर जो सन 1999-98 में जिसने खेती करी उनके सामने केवल रावेर में खेती केला कब से हो रहा होगा, तो रावेर के किसानों को पूछोगे या जहां भी किसी किसान को कि 1999 में केले में क्या डालते थे, तो सिंगल सुपर फास्फेट, उसको बोलते थे राखोड़ी, है ना, और गोबर खाद। पोटास कोई जानता नहीं था, डीएपी बहुत कम था, एक 12-32-16 आता था, तीनों का कॉम्बिनेशन। आपके उधर 10-26-26 ज्यादा चलता है, एक वो आता था। इसमें केला पकता था। और जलगांव का इतिहास है, कई सारे किसानों ने 45 किलो 50 किलो का अवार्ड लिया है। जलगांव में अवार्ड लिया है कि 50 किलो घड़ इतना बड़ा पका है। जब न तो ड्रिप थी, न वाटर सॉल्युबल था, न माइक्रोन्यूट्रिएंट्स था। ठीक है, 70-30 क्यों जरूरी है, मैं इस पे आ रहा हूं। आपको प्लांटेशन कैसे करना है इस पे आ रहा हूं, लेकिन ये बैकग्राउंड अगर आप समझे तो जल्दी मुझे फिर पकड़ पाएंगे जो मैं सब बतलाऊंगा आगे। वैसे ही जो अगर एग्रीकल्चर नॉर्म्स में जाएं हम किताबी ज्ञान से, तो शायद 17 न्यूट्रिशन है जो पौधे का भोजन है, और 1999 में शायद 15 ही थे। 2 भी आए निकल, और अभी आए ना, ये 18-19 हो जाएंगे। नहीं, ये 15 के बाद में 2 अभी 15 के बाद में 2 आए, निकल और 15 थे, उसके बाद में 2 न्यूट्रिशन और आ गए। तो क्या 1999 में जो हम केला लगाते थे जलगांव, रावेर या बड़वानी में, तो निकल हम उसको नहीं खिलाते थे, या हमें पता नहीं था निकल तो खा रहा था, ऐसा है। खा तो रही था भाई जो वैज्ञानिक मतलब उसने ये मेरे हाथ में ये कपड़ा है, इसको शोध कर लिया, खोज कर ली कि इसमें अभी तक XYZ 3 कंटेंट थे, अब नई शोध हो गई, इसमें E भी आ गया। तो ये कपड़ा मेरे हाथ में टंगा था जब E नहीं था क्या? जब भी E था, केवल वैज्ञानिकों ने उसमें एक सर्च करके ढूंढ लिया। पहले इन्होंने बताया XYZ, अब E ढूंढ लिया, अगली बार B ढूंढ लेंगे, अगली बार कोई नया वैज्ञानिक आ गया C ढूंढ लेंगे। तो क्या इसमें नहीं था? था, पहले से था। और मैं ये कह रहा हूं कि ये केवल 17 न्यूट्रिएंट्स पौधे का भोजन नहीं है। हकीकत में वैज्ञानिकों को या हमको पता ही नहीं है कि ओरिजिनल में पौधे का भोजन क्या है। जो हम फील्ड पे जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पता नहीं है। केवल हमें क्या करना है, उसके लिए उसका ऑरा मंडल डेवलप करना है, तो अपने आप उसका भोजन निर्मित होता है। जो आपने बताया कि बलराम भाई भोजन डालते नहीं, फिर कैसे पका रहे हैं, ये भी फैक्ट है। जो एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में 17 न्यूट्रिएंट पौधे का भोजन है, हाँ वो मैं नहीं डालता हूं।
लेकिन पौधे को जो चाहिए वो मैंने दिया है। उसमें क्या न्यूट्रिशन है ये मुझे पता नहीं है। ये 70-30 फार्मिंग उस प्लांट को वो अवेलेबल करवा रही है, तभी तो उसका वेट आ रहा है, तभी तो उसका फल आ रहा है। अगर उस केले के पौधे को जो 70-30 खेती में प्लांटेशन हमने किया उसके लिए भोजन नहीं मिलेगा तो वो पंगु हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हकीकत है कि हम अगर 8 दिन उपवास करें तो हमें कुछ न कुछ तो फिर लगेगा ही, नहीं तो हम सिकुड़ते जाएंगे, हमारी मांस मज्जा वो हड्डी हमारे ही मांस को खाने लग जाएगी और साइज सिकुड़ने लगेगा। ऐसे ही पौधे के साथ भी है। तो हमें क्या देखना है, आज हम जो विजिट करेंगे, आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी लेता हूं साथ में, और विजिट में प्रैक्टिकल में हमें क्या देखना है, हम किसानों को जो किसान दरबार में आए। पौधा हम कौन सा लगा रहे हैं, तो आप केला लगा रहे हो, आप बांबू लगा रहे हो, तो दोनों साइडों पर जाएंगे। हम लगा रहे हैं केला, तो केले को क्या चाहिए यहीं से निकलना है, यह सोच करके। मैंने जिस कंपनी से केला खरीदा, मैं जिस दुकानदार से खाद खरीदूंगा, मैं जिससे एडवाइस ले रहा हूं उसको क्या चाहिए ये भूल जाओ। अभी हम खेत में जाएंगे तो ये समझेंगे कि मैं लगा रहा हूं केले का पौधा, तो केले को क्या चाहिए ये मुझे पहले समझना है। तो निकल के आता है उसका ग्राफ क्या होना चाहिए। अभी यहां से आपका आंसर चालू होता है कि हम कैसे लगाएं। केला मैंने तय किया तो केले का ग्राफ क्या होना चाहिए, उसके पत्ते कितने चौड़े जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पत्तों का और फैलाव कैसा होता है, एक ही तरफ पत्ता देता है या सराउंड में पत्ता देता है, पानी कैसे पीता है, श्वसन में ये जड़ों से भी सांस लेता है या केवल पत्तों से सांस लेता है। ये चीजें हमें समझना पड़ेगी कि हमने केले को तय किया तो केले को क्या चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यहां से निकल के आएगा आपका ग्राफ क्या होना चाहिए कि उसका सराउंड ओरा। और ये केला पानी कैसे पीता है, क्योंकि पानी इसलिए मैं शब्द ले रहा हूं कि किसी भी फसल में लगभग 70 से 72% पानी रहता है। हमारे अंदर भी 70 से 72% पानी है, पृथ्वी पर भी 72% पानी है। ऐसे ही पेड़ पौधों में 70 से 72% पानी रहता है। तो केले का हम अगर वाटर मैनेजमेंट परफेक्ट सीख लें तो हमने 70% लड़ाई जीत ली। जो उसका उत्पादन आना है, अब मैं मोटी बात करता हूं कि हम जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है तो यहां का उत्पादन आएगा हमारा एवरेजन 20 से 25 किलो। बहुत अच्छा किया तो 30-35 किलो जाएगा, कमजोर हुआ तो 15 किलो आएगा। रेंडमली ज्यादा किसानों का आता है 25 किलो से 20 किलो के ऊपर नीचे उत्पादन आता है हम जहां हैं। अब यहां पर 72% 70% योगदान है पानी प्रबंधन का। केले का आपने जो फल काटा उसका वेट आया 20 किलो, तो 20 किलो में अगर उसको सुखाओगे तो वेट कितना बचेगा उसका, 6 किलो, क्योंकि जो बाकी का था वो तो पानी उड़ गया। तो 6 किलो के बाद में 20 किलो में क्या बचा, 24 किलो। तो 24 किलो क्या है, पानी, सॉरी 14 किलो जो बचा वो 14 किलो क्या है, पानी। तो अगर हम पानी प्रबंधन का मैनेजमेंट समझ गए तो 14 किलो वजन तो हम उत्पादन ले लेंगे बगैर किसी एक दाना फर्टिलाइजर के। इतना तो पानी है और पानी हमारे खेतों में है। अब ये जो 6 किलो बचा 20 किलो में, इसमें 20% से 22% आपका आता है कार्बन, जो एक्सेस कार्बन बचेगा उसमें। तो ये कितना हुआ आपका, 6 का 20% नहीं आपको 20 का 20%, तो 20 दूनी 40, 4 किलो। तो 4 किलो आपका योगदान दे रहा है सूर्य देवता, जो कार्बन की निर्मित कर रहा है। 16 किलो पानी प्रबंधन से आपका मैच होगा। 4 किलो आपका सूर्य एनर्जी जो वो पौधे ने ग्रहण किया और उससे मांस मज्जा पेशी कार्बन बना, बायोमास कार्बन बना 20-22%। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा 18 किलो। अब पूरे हिंदुस्तान का जो डिजाइन है, मैकेनिज्म है, जो किसानी खेती को हाईटेक बनाने के पीछे दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है इस 2 किलो के पीछे। आ रहा है ख्याल में मैं कहां लेकर के जा रहा हूं, आपको क्या टच कर रहा हूं। तो 2 किलो मेरे हिसाब से उतना मायने रखता नहीं है।
इस 2 किलो में क्या आता है? यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, आयरन, जिंक, निकल, कोबाल्ट, कॉपर। समझ रहे हैं? ये जो 17 न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशंस है, ये भागीदारी निभाते हैं उस 2 किलो उत्पादन पर। ठीक है, तो हम क्या सीखें? हम सीखें 16 किलो और 4 किलो को कैसे हम गेन कर पाए। 2 किलो मेरे जेब में अगर पैसा होगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा 2 किलो के पीछे, तो मेरे पौधे फल में 18 किलो की बजाय मैं 20-21 किलो का बना लूंगा। ये आज तक कोई समझा नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं? जितने भी किसान आते हैं मेरे पास, आखिर में ये क्वेश्चन रहता है कि भैया मैं इसको खाद क्या डालूं। वो खाद की अवेलेबिलिटी केवल 2 किलो तक की है। समझ रहे हैं? 8% किसी भी प्रोडक्शन में योगदान है आपके फर्टिलिटी का, 8% मात्र। सही तरीके से हम अगर जा रहे हैं तो ठीक है। क्योंकि एक मैं छोटा उदाहरण देता हूं, डीएपी की बात अगर मैं करूं, डाई अमोनियम फास्फेट, फास्फोरस आता है उसके अंदर। एसएसपी की हम बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट। एसएसपी में, डीएपी में तो और ज्यादा परसेंटेज है। हम पहले एसएसपी से पकाते थे, मैंने बताया ना 2000 के पहले तो 1261 था ही नहीं, 95 के पहले तो सुना ही नहीं था। 95 तक तो हाईटेक एग्रोनॉमिस्ट सुन लेते थे कि अब 1261 आएगा, अब ड्रिप आएगी, अब वाटर सॉल्युबल आएगा, तो हम खेती को 7वें आसमान पे ले जाएंगे, ऐसे उम्मीदें थी 95 में। उसके पहले तो एसएसपी था, एसएसपी आज भी है। तो एसएसपी में 16% फास्फोरस आता है। 100 किलो एसएसपी डाला तो 16 किलो फास्फोरस आपके खेतों में जा रहा है। एसएसपी लगता कितना है? जिस फॉर्मेट में बना है 20% लगेगा, 80% फिक्सेशन में जाएगा, और ये 20% अगले 90 दिन तक लगेगा। आज डाला है तो 20 से 22 दिन बाद लगना चालू होगा और अगले 90 दिन तक लगेगा। तो 100 किलो में से 16 किलो हमने खरीदा ही ना, पैसा ही उतने का हमने पेड किया है। 16% लिखा है तो 17 देगा नहीं, 15 आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। 15 आ सकता है, 17 नहीं आएगा। तो 1 एकड़ में हमने 2 बोरी एसएसपी डाला तो उसमें 16 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जो ओरिजिनल है फास्फोरस, वो 16 किलो गया। अब 16 किलो में से उस 1 एकड़ में आप 1 एकड़ में कितना पौधा लगाते हैं केले का? अभी कितना लगा रहे हैं? 12.5 1450 12.5 तो मेरे वीडियो देखकर सुन लिया आपने। 1450 6/5 पे 6/5 पे। जनरल किसान 1500 से 1700 के बीच में लगाते हैं। तो हम एक आइडियल मानते हैं 1500 पौधे। बलराम बोल रहा है 1250, मार्केट बोल रहा है 1700, हम बीच में आ जाते हैं। 1500 पौधे 1 एकड़ में लग रहा है ओवरऑल एवरेज। अभी मैंने 2 गोनी एसएसपी डाला, 16 किलो एसएसपी डाला, ठीक है। तो एक पौधे पास कितना गया? हमने पूरे खेत में ब्रॉडकास्टिंग किया, पूरे खेत में फेंकते हैं, तो मोटा मोटा 1600 पौधे और 16 किलो एसएसपी, तो 1 किलो एक पौधे के पास गया। 1 किलो का गया? 1 किलो का कैसे गया? सुन रहे हो आप लोग? बताओ ना मुझे, 10 ग्राम गया कि 100 ग्राम गया? 100 किलो डाला ना, 100 किलो डाला, 16 किलो 16 किलो डाला, 16 किलो डाला, 1600 पौधों के लिए 16,000 ग्राम, तो 10 ग्राम पड़ा। 10 ग्राम पड़ेगा। हाँ, आप सुन रहे हो मुझे? अच्छा, आप चेक कर रहे थे क्या? तो 10 ग्राम एक पौधे के पास गया, ठीक है। अब इस 10 ग्राम में से लगेगा 20% और लगेगा 20 दिन के बाद 90 दिन तक। सब बात को एक एक को अगर आपने गेन कर लिया ना, तो कल से आपकी एग्रीकल्चर बदल जाएगी। कैसे करना है? तो 2.5 ग्राम आया। ठीक है, 10 ग्राम में से 20 ग्राम लगा, 2 ग्राम ये लगेगा कब? 20 दिन बाद, और 90 दिन तक लगेगा। अभी 20 ग्राम भागित 90 कर लो, तो पर डे कितना लगा ये आएगा। समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूं कि केले के उत्पादन में जो 20 किलो पका, उसमें 18 किलो तो आपका पानी प्रबंधन और सूर्य देवता का ही है। जो 2 किलो है उसमें आपने जेब से जितना खर्चा किया है 80,000 रुपए एकड़ का, कितना करते हैं? 50,000 से 1 लाख के बीच में खर्चा है फर्टिलाइजर का, 50,000 है ना? एकरी। तो ये जो 50,000 हमने 1 एकड़ में खर्चा किया, इसमें आपके पौधे को तो
2 ग्राम मिल रहा है। ये मैं साइंटिफिक बातें बतला रहा हूँ, ये हकीकत है, ठीक है। तो इससे आप समझो कि हम जो फर्टिलिटी कर रहे हैं इससे उत्पादन पर कितना असर हो रहा है। असर नहीं होता है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, असर होता है, क्वालिटी बनती है, मैच्योरिटी आती है, सब कुछ होता है। इसकी बजाय हमने अब 70-30 खेती एडॉप्ट किया, तो उसमें क्या होगा? तो पहली शुरुआत होती है कि हम पानी प्रबंधन को वेल मेंटेन कैसे करें। उसके पहले शुरुआत होती है कि हम जो फसल लगा रहे हैं उसका ग्राफ क्या रखें, लाइन से लाइन और पौधे से पौधा, ताकि वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छी मात्रा में कर सके, हर पत्ते पर सूर्य की रोशनी पहुंचे और वो ज्यादा से ज्यादा अपना कार्बन सृजन कर सके, अपने आप में कार्बन की मात्रा को बढ़ा सके, जो 4 किलो का योगदान है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए केले का कि उसके जो पत्ते आ रहे हैं वो पूरा खुले, दूसरे पौधे से टच ना हो और सराउंड में आए, क्योंकि उसके 30-35 पत्ते आते हैं प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक। केले में 30 से 35 पत्ते आते हैं, तो पत्ते निकलते ही रहते हैं, और वो पत्ता एक यहाँ निकला तो अगला यहाँ निकलेगा, तीसरा यहाँ निकलेगा, चौथा यहाँ निकले, ऐसे निकलते हैं। 2 यहाँ निकले, अब 2 यहाँ निकलेंगे, फिर 2 खाली जगह में निकलेंगे। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? सराउंड और दूर दूर। क्या निकल गया? धूप आना चाहिए, तो ग्राफ होना चाहिए सराउंड और दूर दूर। हम क्या ग्राफ लगा रहे हैं? 5x6 या 5x5। 5x6 से 5x5 के बीच में लगता है केले का ग्राफ। कोई 5 साढ़े 5 लगाता है, कोई 5.5 साढ़े 5 लगाता है, कोई 4x6 लगाता है, कोई 4.5x6, कोई 5x6। इन सब ग्राफ का निचोड़ क्या आता है? केले का पत्ता, अभी हम देखेंगे खेत में जाकर के, 2 मीटर तक आता है। उसका जो डेट है और उसकी टीप है, एंड से एंड एवरेजन 2 मीटर आता है। कहीं पर 1.5 मीटर भी आएगा, कहीं पर 2.5 मीटर भी आएगा और 1 से 1.25 भी आएगा। एवरेजन सेंटर 2 मीटर का पत्ता आता है जब ज्यादा उसको सूर्य को सृजन करना है। तो 2 मीटर का पत्ता मतलब दूरी कितनी हुई? 7 फीट, 3.25 फीट का 1 मीटर आता है, 6 से 6.5 फीट हुआ, ठीक है। अब अगर हमने 6x6 कंटिन्यू लगाया, तो 6x6 जो लगाया तो इसका पत्ता 6 फीट आएगा, इसका पत्ता 6 फीट आएगा, ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो जो इलाके जहां पर हवा में नमी है, केले को क्लाइमेट कंट्रोल विधि से देखेंगे तो उसको चाहिए 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर और 50 से 60% हवा में नमी, आर्द्रता। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम केला लगा रहे हैं तो उसकी क्या जरूरत है, उसको हम लेकर चलेंगे तो अच्छा उत्पादन आएगा। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में न तो हवा में नमी है ना, और जो ओरा मंडल बनता है